Good morning, students. Our topic for today's class is social problems and social agencies. ये जो दो टॉपिक है ये हमारे द सोसाइटी यूनिट में आते हैं, ठीक है। सोशल प्रॉब्लम्स, हमने इससे पहले बहुत सारे सोशल प्रॉब्लम्स हैं वो डिस्कस कर लिए थे, ठीक है। जो हमारे रिमेनिंग सोशल प्रॉब्लम्स हैं वो हम आज इस वाले लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो सबसे रिमेनिंग का जो लास्ट टू सोशल प्रॉब्लम्स थे वो थे हैंडीकैप्ड और स्लम, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग हैंडीकैप के बारे में पढ़ेंगे। आप लोग सबको वैसे कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए कि हैंडीकैप एक्चुअली होता क्या है, ठीक है। हैंडीकैप्ड इंडिविजुअल होते क्या हैं। तो पहले डेफिनेशन, द हैंडीकैप्ड आर दोज हु आर फिजिकली एंड मेंटली इम्पेयर्ड। हैंडीकैप्ड वो इंडिविजुअल होते हैं जो या तो फिजिकली या मेंटली इम्पेयर्ड होता है, ठीक है। फिजिकली या मेंटली, हैंडीकैप सिर्फ फिजिकल में नहीं आता है। सिर्फ फिजिकली जो इम्पेयर्ड होते हैं सिर्फ उनको हैंडीकैप नहीं बोला जाता। जिन्हें मेंटल रिटार्डेशन या मेंटल इलनेस होती है उन्हें भी हम हैंडीकैप कहते हैं, ठीक है। दे आर ऑल्सो जनरली कॉल्ड एज डिसेबल्ड पर्सनस। उनको हम थोड़ा रिस्पेक्टफुल वे में डिसेबल्ड पर्सनस भी बोलते हैं, ठीक है। कॉजेज़ ऑफ हैंडीकैप्ड, हैंडीकैप के कॉजेज़ क्या क्या हैं, क्यों कोई इंडिविजुअल हैंडीकैप हो जाता है। पहला कॉज तो यही है कि वो कंजेनाइटल डिफेक्ट, अगर उसको फिज़िकल हैंडीकैप है वो तो मे बी उसके पीछे एक रीज़न ये हो सकता है कि कंजेनाइटल डिफेक्ट हो उसको, ठीक है, कंजेनाइटल एनोमैलीज़। दूसरा कॉज है ड्यू टू एक्सीडेंट्स, किसी एक्सीडेंट की वजह से उसका हाथ या पैर ख़राब हो गया हो या ब्रेन थिंकिंग पावर भी ख़त्म हो गया हो, ब्रेन डैमेज होकर उसका जो मेंटल स्ट्रेंथ है और मेंटल एबिलिटीज़ हैं वो भी कम हो गई हों। एक्सीडेंट से होता है ना, जिस जगह पे चोट लगती है वही चीज़ जो है मोस्ट ऑफ द केसेस में वो ख़राब हो जाती है, ठीक है। तो एक्सीडेंट्स की वजह से भी कोई इंडिविजुअल हैंडीकैप हो सकता है। माल न्यूट्रिशन की वजह से डेफिनेटली मेंटल एबिलिटी और फिज़िकल एबिलिटी दोनों बहुत कम हो जाती है, जिसकी वजह से वो हैंडीकैप के कैटेगरी में आते हैं। इग्नोरेंस, अगर मैं आपको इग्नोरेंस मतलब ध्यान नहीं देना, इग्नोर करना। एग्जांपल मैं आपको देती हूँ कि किसी का जो है हाथ में कट लगा है, ठीक है, और वो ये सोचता है कि ये कट अपने आप ठीक हो जाएगा, मुझे इसकी पट्टी वट्टी या मेडिसिन नहीं लेनी है। बट वो कट पे जो है ज़ख़म बन के, मतलब इन्फेक्शन बन के बढ़ता 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 गैंग्रीन हो गया, फिर उसको वो एरिया जो है एम्पुटेट करना पड़ेगा। तो इग्नोरेंस की वजह से भी हैंडीकैप हो सकता है, ठीक है, इंडिविजुअल हैंडीकैप हो सकता है। लो सैनिटरी कंडीशंस, अगेन अगर जहाँ पे सैनिटेशन अच्छे से मेंटेन नहीं किया जाता तो वहाँ पे भी इंडिविजुअल जल्दी से हैंडीकैप हो सकता है, ठीक है। जहाँ पे वो साफ़ सफाई का ध्यान नहीं रखता और जिसकी वजह से एग्ज़ाम्पल यही है कि एम्पुटेट करना पड़े कुछ। टाइप्स ऑफ हैंडीकैप पर्सन, नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है हैंडीकैप पर्सन्स के कितने टाइप होते हैं। बहुत सारे होते हैं वैसे तो, जो मेन है हम वही यहाँ पे गो थ्रू करेंगे। सबसे पहले ब्लाइंड, वी ऑल नो व्हाट ब्लाइंड इंडिविजुअल इज़, वो भी हैंडीकैप होते हैं, ठीक है। डेफ एंड म्यूट, ठीक है, डेफ एंड म्यूट जो होते हैं वो भी एक टाइप हैंडीकैप पर्सन के। फिर थर्ड टाइप है ऑर्थोपेडिकली हैंडीकैप्ड, मतलब जिसकी बोन्स में कोई प्रॉब्लम होती है। एग्जाम्पल है पोलियो या फिर किसी डिफॉर्मिटी ऑफ बोन्स, ठीक है, ये है एग्जाम्पल ऑर्थोपेडिकली हैंडीकैप का। फिर मेंटली रिटार्टेड अगर वो इंडिविजुअल होता है, मेंटल रिटार्डेशन, ये आपको पता होना चाहिए क्या होता है, ठीक है। तो अगर कोई इंडिविजुअल मेंटली रिटार्डेड होता है वो भी एक टाइप है हैंडीकैप का। किसी इंडिविजुअल को, किसी पर्सन को इम्पेयर्ड स्पीच हो, एग्ज़ाम्पल है इम्पेयर्ड स्पीच का स्टैमरिंग, जो बार बार रिपीट करते हैं एक दो वर्ड्स, ठीक है, गलती से जो रिपीट कर देते हैं इनवॉलेंटरीली, उसको हम स्टैमरिंग बोलते हैं। तो इम्पेयर्ड स्पीच का ये एग्ज़ाम्पल है स्टैमरिंग। ये 5 टाइप्स हैं हैंडीकैप पर्सन के। फिर है सर्विसेज गिवन टू द हैंडीकैप्ड, हैंडीकैप को क्या क्या सर्विसेज दी जाती हैं, ठीक है, क्या क्या सर्विसेज दे सकते हैं और क्या क्या सर्विसेज दी जाती हैं। सबसे पहला है फिजियोथेरेपी और ऑक्यूपेशनल थेरेपी, ठीक है। अगर फिज़िकली हैंडीकैप्ड है तो फिज़िकल थेरेपी, फिजियोथेरेपी जिसको हम बोलते हैं, ठीक
ठीक है। फिज़ियोथेरेपी आप सबको पता होना चाहिए फिज़ियोथेरेपी में क्या होता है। बेसिक एक्सरसाइज, बेसिक मसल मूवमेंट्स सिखाए जाते हैं, बेसिक मोटर मूवमेंट्स सिखाए जाते हैं, ठीक है। और ऑक्यूपेशनल थेरेपी उनके लिए जो मेंटली थोड़ा सा हैंडीकैप्ड हो, मेंटली इल हो, या फिर वो डिप्रेस्ड भी हो सकते हैं, ठीक है, मेंटली रिटार्डेड, ऑटिस्टिक चाइल्ड, इन सब के लिए ऑक्यूपेशनल थेरेपी होता है, ठीक है। और कौन सी सर्विसेज हम दे सकते हैं हैंडीकैप्ड इंडिविजुअल को, जो डेफ़ और ब्लाइंड है उनके लिए हम अलग से एक स्कूल बना सकते हैं, है ना। तो सेकंड पॉइंट है स्पेशल स्कूल फॉर डेफ़ एंड ब्लाइंड। थर्ड पॉइंट है स्पेशल स्कूल फॉर मेंटली रिटार्डेड। जो मेंटली रिटार्डेड होते हैं, जो ऑटिस्टिक चिल्ड्रन होते हैं, उनके लिए अलग से कोई स्कूल बनाना, ठीक है, क्योंकि वो नॉर्मल स्कूल की में तो वो नहीं पास हो पाएंगे, ना वो उतना समझ पाएंगे, ना वो उतना पढ़ पाएंगे, तो उनके लिए एक स्पेशल स्कूल होना ज़रूरी है। तो ये हम सर्विसेज दे सकते हैं हैंडीकैप्ड इंडिविजुअल को। दूसरा हमारा जो सोशल प्रॉब्लम है वो है स्लम्स। स्लम एरियाज़ हम सबको पता है क्या होते हैं, बट स्लम का डेफिनेशन क्या है। अ स्लम इज़ यूजुअली अ हाईली पॉपुलेटेड अर्बन रेसिडेंशियल एरिया। स्लम जो है बहुत ज़्यादा पॉपुलेटेड यानी हाईली पॉपुलेटेड अर्बन रेसिडेंशियल एरिया है। अर्बन मतलब रिलेटेड टू सिटी। तो स्लम एक हाईली पॉपुलेटेड रेसिडेंशियल एरिया है जो अर्बन सिटीज़ में होता है, ठीक है, जहाँ पे लोग रहते हैं। तो स्लम इज़ यूजुअली अ हाईली पॉपुलेटेड अर्बन रेसिडेंशियल एरिया कंसिस्टिंग मोस्टली ऑफ क्लोजली पैक्ड हाउसिंग यूनिट्स इन अ सिचुएशन ऑफ deteriorated or incomplete infrastructure inhabited primarily by impoverished person। इसमें हमें 3-4 पॉइंट समझने। स्लम क्या है? स्लम एक हाईली पॉपुलेटेड अर्बन रेसिडेंशियल एरिया है, ठीक है, क्योंकि स्लम एरियाज़ रूरल यानी विलेजेस में नहीं होते हैं, ये हमेशा सिटीज़ में होते हैं, तो इसलिए ये अर्बन रेसिडेंशियल एरिया होता है, ठीक है। तो स्लम इज़ यूजुअली हाईली पॉपुलेटेड अर्बन रेसिडेंशियल एरिया। और इसमें होते क्या है स्लम्स में, जो ये स्लम जो किस चीज़ से कंसिस्ट करता है, स्लम के अंदर होता क्या है, क्लोजली पैक्ड हाउसिंग यूनिट्स, मतलब मिले जुले घर, बहुत छोटे छोटे मिले जुले घर जिनकी दीवारें छत सब मिली जुली होती हैं, वॉशरूम, ठीक है। सो इट कंसिस्ट ऑफ क्लोजली पैक्ड हाउसिंग यूनिट्स इन अ सिचुएशन। किस जगह पे होता है, उनकी सिचुएशन क्या होती है, स्लम एरियाज़ की सिचुएशन क्या होती है, डिटीरियोरेटेड मतलब ख़राब, बेकार कंडीशन, ठीक है, हमेशा घटती हुई कंडीशन, इम्प्रूव बहुत कम होता है स्लम एरिया। और इनकम्प्लीट इंफ्रास्ट्रक्चर, और उनका जो स्लम एरिया का इंफ्रास्ट्रक्चर होता है वो हमेशा कंप्लीट होता है, या तो छत गायब होती है, या डोर गायब होता है, या रोड सही से नहीं होता है, ठीक है। इनको इनहेबिट कौन करता है स्लम एरिया को? इट इज़ इनहेबिटेड प्राइमरीली बाय इम्पावरिश्ड पर्सन। इनको इम्पावरिश्ड पर्सन्स इनहेबिटेट करते हैं, मतलब वो लोग उसके अंदर रहते हैं जो इम्पावरिश्ड होते हैं। इम्पावरिश्ड का मतलब पुअर, ठीक है, लेमैन टर्म में मतलब पुअर। अमीर लोग तो स्लम में नहीं रहते हैं ना, तो ठीक है, ये डेफिनेशन है स्लम का। आप इसको समझ के जो है पढ़ने की कोशिश करना। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ स्लम्स एरिया की कैरेक्टरिस्टिक क्या है? यू जस्ट हैव टू गो थ्रू दिस, ठीक है। स्लम्स हैव हाउसेस पुअरली मेड। स्लम्स के अंदर जो घर होते हैं वो बहुत पुअरली बनाए जाते हैं, मतलब उनका सही से इंफ्रास्ट्रक्चर उनका सही से नहीं होता है, आर्किटेक्चर उनका सही से नहीं होता, दे आर पुअरली मेड। टीन से बना लेते हैं या किसी मेटल से बना लेंगे, नॉर्मल जो ईंट होती हैं उनसे बना लेंगे, बिना किसी सपोर्ट के बना लेंगे, वुड से बना लेंगे, ठीक है। दे आर पुअरली मेड। स्लम्स हैव हाई डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा होती है स्लम एरियाज़ में। थर्ड कैरेक्टरिस्टिक है स्लम यूजुअली लैक फैसिलिटीज़ लाइक ड्रेनेज, सैनिटेशन एंड वाटर टैप्स। स्लम एरियाज़ में ये 3 चीज़ें जो बहुत इंपॉर्टेंट होती है ये लैक करती है, मतलब ये अवेलेबल नहीं होती है, या तो बहुत मिनिमम अवेलेबल होती है। ड्रेनेज मतलब जो हमारा किचन का गंदा पानी होता है, टॉयलेट का गंदा पानी होता है, उसका कोई ड्रेनेज सिस्टम सिटीज़ में जैसे हमें और अच्छी एरिया में मिलेगा वो वहाँ पे नहीं होता, ड्रेनेज सिस्टम नहीं होता है सही से, ठीक है। लोग वॉशरूम के लिए, टॉयलेट के लिए यूजुअली कहाँ पे जाते हैं वो लोग? घर से दूर, पीछे की तरफ या समुद्र की तरफ ऐसे ही जाते हैं, ठीक है। सैनिटेशन, साफ़ सफाई, मतलब बहुत
अच्छे से मेंटेन नहीं की होती स्लम एरियाज़ में। एंड वाटर टैप्स, हर स्लम में हर घर में टंकी नहीं होती पानी की, उन्हें हमेशा भर के रखनी होती है ना। फोर्थ है डिविएंट बिहेवियर सच एस क्राइम, जुवेनाइल डेलिंक्वेंसी, ड्रग यूज, प्रोस्टिट्यूशन आर मोर कॉमन अमंग स्लम डवेलर्स। जो लोग स्लम में रहते हैं उनके आपस के बीच में क्राइम और जुवेनाइल डेलिंक्वेंसी, ड्रग यूज़, प्रोस्टिट्यूशन ज़्यादा कॉमन होता है, ठीक है, गरीबी की वजह से ज़्यादा कॉमन होता है। क्राइम, जुवेनाइल डेलिंक्वेंसी, ड्रग यूज़, प्रोस्टिट्यूशन हमने इससे पहले कवर कर लिया है, ठीक है, तो आप लोग उसको अच्छे से पढ़ लेना जाकर। फिफ्थ कैरेक्टरिस्टिक जो है, स्लम्स आर सब्जेक्ट टू नेग्लेक्ट फ्रॉम अदर कम्युनिटीज़। जो और कम्युनिटीज़ होती हैं वो स्लम एरियाज़ को हमेशा इग्नोर करती हैं, ठीक है, ये फैक्ट है। कॉजेज़ ऑफ स्लम्स, अब स्लम एरियाज़ के क्या क्या कॉजेज़ हैं। सबसे पहले ये है कि रूरल अर्बन माइग्रेशन, मतलब जो रूरल एरिया में लोग रहते हैं वो अर्बन एरियाज़ में माइग्रेट करते हैं। गांव से शहर में जाना, शहर में वो ज़मीन नहीं खरीद सकते, घर नहीं खरीद सकते, ज़्यादा अच्छी जगह पे अगर नहीं रह सकते तो वो क्या करते हैं, वो स्लम एरियाज़ में जाके रहते हैं, ठीक है। तो रूरल से अर्बन जगह पे जाना, रूरल टू अर्बन माइग्रेशन, ये कॉज है स्लम एरिया का। पावर्टी, गरीबी, नेचुरल डिज़ास्टर्स, किसी डिज़ास्टर की वजह से जब हमारा घर ख़राब हो जाता है, ये टूट जाता है, हमारे फाइनेंशियल और इकोनॉमिक स्टेट जब ख़राब हो जाती है तो हम क्या करते हैं, जो फाइनेंशियली अपने आप को बचाने के लिए हम छोटे छोटे घर लोग बनाने लगते हैं, ठीक है। जैसे अर्थक्वेक होता है, सीवियर लेवल पे फ्लड होता है, सुनामी होता है, इन सब की वजह से अगर घर हमारा लोगों का जो है टूट फूट जाता है तो दे स्टार्ट बिल्डिंग स्लम एरियाज। तो ये 3 मेन कॉजेज़ हैं स्लम्स के। प्रॉब्लम्स ऑफ स्लम, स्लम में क्या क्या प्रॉब्लम आ सकती हैं। इलनेस एंड डिजीज़ स्प्रेड वेरी इजीली, वहाँ पे बीमारी, कोई भी तरीके की बीमारी बहुत जल्दी से फैलती है, ठीक है। एजुकेशन, एजुकेशन ज़्यादा अच्छे से नहीं कर पाते वहाँ के चिल्ड्रंस, ठीक है। एजुकेशन ज़्यादा अच्छे से नहीं ले पाते वहाँ के चिल्ड्रंस, क्योंकि ज़्यादा अच्छी स्कूल में जाने के लिए उतनी पैसे नहीं होते हैं, और स्कूल्स जो होती हैं उनकी एरिया में इतनी अच्छी होती नहीं है, दूर दूर जानी पड़ती हैं। और तो कभी कभी वो जो बच्चे होते हैं वो हमेशा स्कूल स्किप करते हैं स्लम एरियाज़ में, ठीक है। पॉलिटिकल एंड सोशल एक्सक्लूजन, इसका मतलब ये है कि जब पॉलिटिक्स की वजह से भी स्लम एरियाज़ जो है स्लम एरियाज़ में काफ़ी प्रॉब्लम्स होती है, ठीक है। और सोशल एक्सक्लूजन मतलब जैसे लास्ट स्लाइड में हमने पढ़ा था कि और भी जो कम्युनिटीज़ होती हैं वो स्लम एरियाज़ को अवॉइड करती हैं, निगलेक्ट करती हैं, वो नहीं ध्यान देते उन पे, मैक्सिमम लोग ध्यान नहीं देते हैं, बहुत कम से कम लोग स्लम एरिया पे ध्यान देते हैं कि इनकी जो रहने की हालत है, वे ऑफ लिविंग लाइफ जो है वो थोड़ी सुधर जाए, बट नॉट एवरीवन इज़ कंसर्न्ड, ठीक है। और किसी डिज़ास्टर की वजह से, डिज़ास्टर बहुत जल्दी होता है स्लम एरियाज़ में, ठीक है, और डिज़ास्टर की वजह से भी स्लम जो है स्लम एरियाज़ बन सकते हैं। सोशल एजेंसीज़, सोशल एजेंसीज़ क्या होती हैं। वॉलंटरी एजेंसीज़ एट नेशनल एंड इंटरनेशनल लेवल विच एक्ट फॉर वेलफेयर ऑफ सोसाइटी इन वेरियस एस्पेक्ट्स। अब सोसाइटी को बचाने के लिए, ठीक है, सोसाइटी में बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो हमने अभी प्रीवियस स्लाइड में भी पढ़ा और इससे पहले की क्लास में भी हमने पढ़ा। क्राइम, जुवेनाइल डेलिंक्वेंसी, चाइल्ड अब्यूज़, चाइल्ड लेबर, फीमेल अब्यूज़, ठीक है, प्रोस्टिट्यूशन, क्राइम, मर्डर, ये सारी जो हमारे एस्पेक्ट है सोसाइटी के, इन सब को सुधारने के लिए वॉलंटरीली लोग एजेंसीज़ बनाते हैं नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पे, तो उसको हम सोशल एजेंसीज़ बोलेंगे, ठीक है। व्हाट आर सोशल एजेंसीज़? वॉलंटरी एजेंसीज़ एट नेशनल एंड इंटरनेशनल लेवल विच एक्ट फॉर वेलफेयर ऑफ सोसाइटी इन वेरियस एस्पेक्ट, ठीक है। सोसाइटी का अच्छा और भला ही चाहते हैं सोशल एजेंसीज़, ये डेफिनेशन है सोशल एजेंसी का। फंक्शंस ऑफ वॉलंटरी एजेंसी, अब हमने ये पढ़ा कि वॉलंटरी एजेंसी का फंक्शन क्या है। सप्लीमेंटिंग द वर्क ऑफ गवर्नमेंट एजेंसीज़, गवर्नमेंट की जो सेंट्रल एजेंसीज़ हैं उनका काम थोड़ा और आसान करते हैं ये लोग, ठीक है।
और प्लानिंग करते हैं गवर्नमेंट एजेंसीज़ के लिए, गवर्नमेंट के लिए प्लानिंग करते हैं। स्टैटिस्टिक्स मतलब डेटा कलेक्ट करके गवर्नमेंट तक पहुंचाते हैं, ये सब फंक्शन है। एजुकेशन मतलब सोसाइटी में ईच एंड एवरी इंडिविजुअल को जितना हो सकता है उतना एजुकेशन पहुंचाना, ठीक है, ये एक फंक्शन है। और डेमोन्स्ट्रेशन मतलब आपने देखा होगा, हम हेल्थ एजुकेशन जब देते हैं कम्युनिटी में तो हम डेमोन्स्ट्रेशन ही करते हैं वो, ठीक है, स्किट प्ले करके या कोई रोल प्ले करके हम जो है डेमोन्स्ट्रेट करते हैं कि क्या सही है, क्या गलत है, क्या नेगेटिव है, क्या पॉजिटिव है। तो ये 3 मेन फंक्शंस है वॉलेंट्री एजेंसीज़ के। अब इंडिया में वॉलेंट्री एजेंसीज़ कौन कौन सी है? सबसे पहले इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी। इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी जो है ये 1920 में इस्टेब्लिश हुई थी, ठीक है। इसकी एक्टिविटीज़ क्या क्या है, मतलब इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी क्या क्या करता है? सबसे पहले तो ये रिलीफ वर्क करता है। रिलीफ वर्क मतलब कहीं कोई प्रॉब्लम हो रही है, ठीक है, कहीं फ्लड आ गया या फिर कहीं अर्थक्वेक आ गया या फिर कहीं जो है एक्सीडेंट हो गया बहुत लार्ज नंबर पे, तो ये वहाँ से लोगों को बचाएगी, ठीक है। रिलीफ वर्क। मिल्क सप्लाई, जो गरीब होते हैं, जो बच्चे होते हैं, उनके लिए मिल्क सप्लाई करती है इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी। मैटरनल चाइल्ड वेलफेयर सर्विसेज, और बच्चे और माँ के लिए जो है जितना हो सकता है उतनी पॉजिटिव चीज़ें करती है इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी, ठीक है। और अनदर एक्टिविटी इज़ ब्लड बैंक एंड फर्स्ट एड, और इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी जो है ब्लड बैंक भी संभालती है। और फर्स्ट एड मतलब जहाँ भी इमरजेंसी में हमें ज़रूरत पड़ती है तो वहाँ पे ये लोग हेल्प करने के लिए चले जाते हैं। अभी एग्ज़ाम्पल यही है कि अभी जो हमारा ये लॉकडाउन पीरियड चल रहा है कोविड-19 की वजह से, तो उसमें इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी भी हेल्प कर सकती है, ठीक है। दूसरी जो हमारी एजेंसी है इंडिया की, वो है इंडियन काउंसिल फॉर चाइल्ड वेलफेयर, ICCW। ये इस्टेब्लिश हुई थी 1952 में, ठीक है। ICCW का सर्विसेज कौन कौन सी हैं? So the services of ICCW are devoted to secure for India's children, their education, health, प्लेइंग एंड एक्सेट्रा। जैसे आपको नाम से ही पता चल गया होगा कि ये स्पेसिफिकली चिल्ड्रंस के लिए बनाई गई है। तो ये ICCW जो है चिल्ड्रंस, उनकी हेल्थ, उनका एजुकेशन, उनका खेलना, उनका न्यूट्रिशन, ये सब ये संभालती है, ठीक है। थर्ड जो हमारी वॉलेंट्री एजेंसी है वो है ट्यूबरक्लोसिस एसोसिएशन ऑफ इंडिया। ट्यूबरक्लोसिस एसोसिएशन ऑफ इंडिया ये इस्टेब्लिश हुई थी 1939 में। आपको इसके नाम से ही पता चल गया होगा कि ये स्पेसिफिकली ट्यूबरक्लोसिस के लिए बनाई गई थी। तो इसका ऑब्जेक्टिव है टू प्रिवेंट, कंट्रोल एंड ट्रीट ट्यूबरक्लोसिस। ये ट्यूबरक्लोसिस को प्रिवेंट करने की कोशिश करते हैं, कंट्रोल करने की, और ट्यूबरक्लोसिस पेशेंट को ट्रीट करने की, ठीक है। ये 3 ऑब्जेक्टिव हैं ट्यूबरक्लोसिस एसोसिएशन ऑफ इंडिया के। एक्टिविटीज़, क्या क्या एक्टिविटीज़ करते हैं ये? दे ऑर्गेनाइज TB सील कैंपेन। ट्यूबरक्लोसिस को यही प्रिवेंट, कंट्रोल और ट्रीट करने के जो है कैंपेन्स ऑर्गेनाइज करते हैं। दे और क्या एक्टिविटीज़ हैं? दी ट्रेनिंग ऑफ डॉक्टर्स, हेल्थ विजिटर्स इन anti-TB वर्क। ये लोग डॉक्टर्स को, हेल्थ केयर वर्कर्स को, हेल्थ विजिटर्स को, नर्सिस को, आशा वर्कर्स को जो है ट्रेन करते हैं किस चीज़ में? anti-TB वर्क में, ठीक है। प्रमोशन ऑफ हेल्थ एजुकेशन, और ये लोग कम्युनिटी में जाकर हेल्थ एजुकेशन भी देते हैं। फोर्थ एजेंसी जो है नेशनल लेवल की वो है कस्तूरबा मेमोरियल फंड। ये स्टार्ट हुई थी आफ्टर द डेथ ऑफ कस्तूरबा गांधी इन 1944, ठीक है। 1944 में कस्तूरबा गांधी की डेथ के बाद ये मेमोरियल फंड स्टार्ट हुआ था। इसका ऑब्जेक्टिव क्या है इस फंड, इस एजेंसी का? टू इम्प्रूव द लाइफ ऑफ वुमेन स्पेशली इन विलेजेस। ये गांव की जो औरतें हैं उनकी लाइफ को इम्प्रूव करना, सिर्फ गांव की नहीं, वैसे तो वुमेन ऑल टुगेदर, बट स्पेशली जो है गांव की औरतों के लिए ये इम्प्रूव करती है उनकी लाइफ, ठीक है। ये फ़ंड जो है कस्तूरबा मेमोरियल फ़ंड। फिफ्थ एजेंसी जो है नेशनल लेवल वो है फैमिली प्लानिंग एसोसिएशन ऑफ इंडिया। आपको इसके नाम से ही समझना चाहिए कि फैमिली प्लानिंग ऑफ एसोसिएशन ऑफ इंडिया क्या करती है,
ठीक है। इट वॉज फॉर्म्ड इन 1949। फैमिली प्लानिंग एसोसिएशन ऑफ इंडिया जो है 1949 में फॉर्म हुई थी। इसकी मेन एक्टिविटी क्या है? Its main activity is to answer enquiries on family planning by personal interviews। ये फैमिली प्लानिंग के बारे में आंसर करते हैं डिफरेंट इंडिविजुअल्स को यूजिंग पर्सनल इंटरव्यूज़। पर्सनली ये लोग फैमिली प्लानिंग के कोई भी क्वेरीज होते हैं आपको, उसको ये आंसर करते हैं। ठीक है, किसी को अगर शर्म आती है पब्लिकली अटेंड करना, तो ये लोग यहाँ एजेंट्स इस एसोसिएशन में जाकर जो है पर्सनली ये पूछ सकते हैं डिटेल पूरा फैमिली प्लानिंग के बारे में। और क्या क्या एक्टिविटीज़ है फैमिली प्लानिंग एसोसिएशन ऑफ इंडिया की? इट प्रमोट्स सेक्सुअल हेल्थ, ठीक है, मतलब सेफ सेक्स, फैमिली प्लानिंग एंड एजुकेशन अबाउट STD, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़। इसके ये भी फंक्शन है कि ये लोग प्रमोट करते हैं सेक्सुअल हेल्थ, ठीक है, कि कितना हमारा इम्पॉर्टेंट होता है सेक्सुअल हेल्थ, फैमिली प्लानिंग। और ये लोग एजुकेट करते हैं STD के बारे में, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ के बारे में, ठीक है। और जो हमारा नेशनल लेवल पे एजेंसी है वो है ऑल इंडिया ब्लाइंड रिलीफ सोसाइटी। ठीक है, ये आपको नाम से इसको समझना चाहिए कि ये ब्लाइंड लोगों के लिए सोसाइटी बनी थी, एक एजेंसी बनी थी। ये एस्टैब्लिश की गई थी 1946 में, ठीक है, इट वाज एस्टैब्लिश्ड इन 1946। ऑल इंडिया ब्लाइंड रिलीफ एसोसिएशन की क्या क्या एक्टिविटीज़ हैं, ये लोग क्या क्या करते हैं सोसाइटी में? दे ऑर्गेनाइज आई कैंप्स, ये लोग आई कैंप्स जो होते हैं ये ऑर्गेनाइज करते हैं, एंड अदर रिलीफ मेजर्स फॉर ब्लाइंड। और जो ब्लाइंड लोग हैं उनके लिए जितनी भी और भी ज़रूरत की चीज़ें हैं और जितने भी मेजर्स ये लोग ले सकते हैं वो सब ऑर्गेनाइज करते हैं। जैसे स्कूल्स, या जो गरीब है और ब्लाइंड है और जो अबैंडन्ड है, ऑर्फन है जो ब्लाइंड है, उनके लिए रहना सहना, ये सब इनका वर्क होता है, ठीक है। फिर है इंटरनेशनल हेल्थ एजेंसी। अभी हमने पढ़ा था नेशनल हेल्थ एजेंसीज़, अब इंटरनेशनल हेल्थ एजेंसीज़ क्या क्या है? सबसे ज़्यादा जानी पहचानी जो है वो है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, WHO, जो हेल्थ को लेकर डेफिनेशंस देती है, ठीक है, जिसके ज़्यादातर हम डेफिनेशंस पढ़ते हैं। तो WHO एग्जैक्टली कब एस्टैब्लिश हुई थी? ये एस्टैब्लिश हुई थी 7 अप्रैल 1948 में, ठीक है। इट वाज एस्टैब्लिश्ड इन 7 अप्रैल 1948, और इसका जो हेडक्वार्टर है वो जेनेवा स्विट्ज़रलैंड में है, ठीक है। तो 7 अप्रैल जो है जब ये एस्टैब्लिश हुआ था, उसको जो हम वर्ल्ड हेल्थ डे सेलिब्रेट करते हैं, ठीक है। एवरी ईयर वी सेलिब्रेट 7 अप्रैल एज वर्ल्ड हेल्थ डे। अब इस वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन में कौन कौन सी कंट्रीज़ पार्टिसिपेट कर सकती हैं? तो मेंबरशिप जो है इसकी, इट इज़ ओपन टू ऑल द कंट्रीज़। यहाँ पे कोई भी इसका मेंबर बन सकता है इस ऑर्गेनाइजेशन का। बस उनको मेंबर बनने के लिए एक अमाउंट होता है, कंट्री के हिसाब से उन्हें डिफरेंट कंट्रीज़ के लिए डिफरेंट अमाउंट होता है, वो उन्हें डोनेट करना होता है, सेफ्टी बैंक में रखते हैं और फिर वो मेंबर बन जाते हैं, ठीक है, WHO की। फिर जब भी कोई प्रॉब्लम होती है तो WHO वहाँ पे उस कंट्री में हेल्प करने के लिए प्रेजेंट रहते हैं, ठीक है। अगर कोई कंट्री मेंबर नहीं होती WHO की तो फिर WHO उसमें उनकी हेल्प इतनी नहीं करते। एक्टिविटीज़ ऑफ WHO जबकि बहुत बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है, इसके अंदर लाखों लोग काम करते हैं, ठीक है। तो इसके एक्टिविटीज़ क्या क्या है, क्या क्या करता है WHO? इट प्रिवेंट्स एंड कंट्रोल कम्युनिकेबल डिजीज़। ये जो कम्युनिकेबल डिजीज़ होती है इनको प्रिवेंट करता है, कंट्रोल करता है, ठीक है। इट प्रमोट्स एनवायरमेंटल हेल्थ, हमारे एनवायरमेंट को साफ़ सुथरा रखने के लिए ये प्रमोट करते हैं। एग्ज़ाम्पल, प्लास्टिक यूसेज, कि प्लास्टिक नहीं यूज़ करना है, नॉइज़ पल्यूशन, एयर पल्यूशन, वाटर पल्यूशन, और जितनी भी हमारी ये सारी चीज़ें, उनको हमारे एनवायरनमेंट को साफ़ रखने के लिए इट प्रमोट्स एनवायरमेंटल हेल्थ। कलेक्शन ऑफ डेटा फॉर हेल्थ स्टैटिस्टिक्स, और जो हमारे हेल्थ स्टैटिस्टिक्स होते हैं हमारी कंट्री के, डिफरेंट कंट्री के, तो उधर कंट्रीज़ में ये डेटा कलेक्ट करता है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपको बताती हूँ, जैसे 2019 में कितने
बर्थ रेट थी और कितनी मोर्टेलिटी रेट थी। तो ये जो डेटा कलेक्ट करते हैं यूजुअली ये WHO करता है डेटा कलेक्ट, ठीक है। इंडिया की अपनी ऑर्गेनाइजेशन भी करती है बट WHO भी करता है, ठीक है। स्पेशली किसी डिज़ीज़ को लेकर, जैसे अभी कोविड-19 है, इस डिज़ीज़ को लेकर भी ये लोग डेटा कलेक्ट करते हैं, हेल्थ स्टैटिस्टिक्स बनाते हैं, ठीक है, ताकि फ्यूचर में ये हेल्प कर सके हमारी कि किस वजह से ये बीमारी फैली थी या किस ईयर में कितनी ज़्यादा डेथ हुई थी। जो दूसरा इंटरनेशनल एजेंसी है वो है यूनिसेफ। यूनिसेफ जो एस्टैब्लिश हुई थी 1946 में हुई थी। यूनिसेफ किस लिए एस्टैब्लिश हुई थी? इट वाज एस्टैब्लिश्ड फॉर रिहैबिलिटेशन ऑफ वर्ल्ड वार रेविश्ड चिल्ड्रन। ये स्पेसिफिकली उन बच्चों के लिए बनाई गई थी जो वर्ल्ड वॉर की वजह से जिनकी कंडीशंस बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी, जो ऑर्फन हो गए थे, जो फिज़िकली डिफॉर्म्ड हो गए थे, या फिर उन्हें कोई ना कोई प्रॉब्लम हुई थी, तो स्पेसिफिकली उन चिल्ड्रंस के लिए बनाई गई थी, फिर ये परमानेंटली रह गई, ठीक है। इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? टू इम्प्रूव द हेल्थ ऑफ मदर एंड इन्फेंट्स। ये मदर और इन्फेंट्स की कंडीशन इम्प्रूव करने की इनकी ऑब्जेक्टिव है। सर्विसेज, ये क्या क्या सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं? चाइल्ड हेल्थ, चाइल्ड न्यूट्रिशन एंड एजुकेशन, और भी चीज़ें ये प्रोवाइड करते हैं, बट हम शॉर्ट में यही पढ़ेंगे, ठीक है। तो दे प्रोवाइड चाइल्ड हेल्थ, चाइल्ड न्यूट्रिशन एंड एजुकेशन। और जो थर्ड ऑर्गेनाइजेशन है वो है ILO, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। लेबर, आपको वर्ड से समझ आना चाहिए कि ये स्पेसिफिकली लेबर क्लास के लिए बनाई गई थी। दिस वाज एस्टैब्लिश्ड इन 1919। इसकी एक्टिविटीज़ क्या क्या है? टू इम्प्रूव हाउसिंग एंड वर्किंग कंडीशंस ऑफ लेबर। जो लेबर क्लास के इंडिविजुअल्स होते हैं उनके लिए उनका रहना और काम करने का कंडीशन इम्प्रूव करना, ये इनकी एक्टिविटीज़ थी, इनके ऑब्जेक्टिव्स थे। टू प्रमोट सोशल जस्टिस, मतलब कि सोशल जस्टिस का मतलब यही है कि सोसाइटी में सबको इक्वल राइट, इक्वल रिस्पेक्ट, विदाउट डिस्क्रिमिनेशन ट्रीट करना, ठीक है। तो ये प्रमोट करते थे सोशल जस्टिस। थैंक यू वेरी मच।